नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ निर्मल वर्मा की किताब हर बारिश में। ये उनके संस्मरणों रिपोर्टों का संग्रह है और पिछली बार जहाँ हमने ख़त्म किया था वहाँ बात हो रही थी चेकोस्लोवाकिया के संदर्भ में, प्राग स्प्रिंग के संदर्भ में राजनैतिक सजगता, राजनैतिक चेतना, राजनैतिक उदासी, राजनैतिक तटस्थता। और मैं दोबारा पढ़ देती हूँ क्योंकि वाक्य अपनी अहमियत रखते हैं और फिर मैं उन पर अपनी टिप्पणी करती हूँ या व्याख्या करती हूँ या जो भी। राजनीति उनके लिए अगर कोई महत्व रखती है तो सिर्फ इस अर्थ में कि दूसरे देश उन्हें अपनी राजनीति में खींचना चाहते हैं। पहले युद्ध के पहले ऑस्ट्रिया, दूसरे युद्ध के पूर्व जर्मनी और अब सोवियत संघ, अर्थात दूसरे देश तो उन्हें अपनी राजनीति में खींचना ही चाहते हैं और उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भी ज़्यादा, जिसे कहते हैं बिहारी डायलेक्ट में, लसारना चाहते हैं, है ना। अर्थात एक कलाकार, एक चेक नागरिक जो राजनीतिक स्वतंत्रता चाहता है कि सरकार और राजनेता अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर सकते हैं, कि दफ्तर में एक फाइल बढ़वाने के लिए हमें घूस नहीं देनी, सड़क पर सुरक्षित रात में चलने के लिए हमें विरोध मार्च नहीं निकालना। और इसलिए हमारी अपेक्षाएं सरकार से क्या हैं, इसके लिए हम एक दिन दस्तखत कर सकते हैं विदेशी आक्रमण के दौरान, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोकतंत्र में कुर्सी की राजनीति के नाम पर, मतलब विदेशी आक्रमण के समय भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो खबर पहुँचती है हम तक वो ये कि सत्ता और विपक्ष किस तरह एक दूसरे की ईरान और इराक की तरह गर्दन पकड़े लड़ रहे हैं। और अनेकों युद्ध हैं देश में कुर्सी को लेकर, कैसे वोट पाया जाए इसके लिए एक पार्टी अपने नागरिकों को निकालने के लिए तैयार है और दूसरी पार्टी उस पार्टी के खिलाफ तब युद्ध का बिगुल बजा रही है। जब वह पहले इस तरह की बातें कर चुकी थी तो वो पहले ही क्यों नहीं लाई एक क्लियर कट पॉलिसी इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की। बहरहाल हम बात कर रहे हैं राजनीतिक तटस्थता और उदासी और सक्रियता की, जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको छलांग लगानी पड़ी है राजनीतिक मुद्दों में। नागरिकता की लड़ाई में बहुत से लोग शामिल हुए हैं। शाहीन बाग एक आंदोलन का नाम है, एक नारा बन गया जहाँ औरतें बैठी थी, क्योंकि मुसलमान औरतों के पास ही सबसे ज़्यादा आईडी नहीं थी जिसकी ज़रूरत हो रही थी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए। और बजाय इसके कि आप ये बिगुल बजाते कि ये आखिरी चांस है, अब अपनी आईडी बनवा लें ढंग से और आगे की ओर देखें, आप पीछे जाकर उनको देश निकाला दे रहे हैं सिटिंग जो सरकार है वो, तो नागरिक उसमें कूदे और बहुत से लोगों को बहुत सी धमकियाँ मिली, पता नहीं किन किस्मों की। इसी बीच दंगे भड़क गए कोरोना के आने पर और अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर क्या क्या तोहमत लगे। तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक टेम्परेचर हमारे देश का जब बढ़ा हुआ है तो इसको एक बार पढ़ना अच्छा है। सबके लिए ऐसी बातों को सुनना अच्छा है। हमारी सरकार के लिए भी इन बातों को जानना और मतलब उन तक इस बात की एक भनक पहुँचे कि बहुत से लोग हैं जो शायद राजनीति में उस तरह उतरना नहीं चाहते, राजनीतिक सक्रियता में। देशद्रोह और देश प्रेम की लड़ाई जबकि इतनी चरम पर है, तो और एडिटर्स के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, स्वतंत्र आवाज़ की एक अलग लड़ाई चल रही है। लेकिन जब ये कुछ हो रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम में से कोई भी नहीं करना चाहता, या कम से कम बहुत सारे लोग नहीं राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो लड़ने को बाध्य हुए हैं स्थितियों की वजह से और उनके ऊपर लगने वाली तोहमतें गलत हैं। दंगे भड़काने का बुद्धिजीवियों का कोई इरादा नहीं होता, वो एकता की बात कर रहे होते हैं।
लेकिन ये सारी बातें मतलब ये एक अलग ही दिशा में बात चली जाती है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है कि ऐसे में एक शांतिपूर्ण क्रांति को दोबारा देखना कितना अच्छा और कितना शांति प्रदायक होता है। और इस बात को, ये कॉन्सेप्ट, मैं शीर्षक से कविता लिख रही हूँ, राजनीतिक उदासी और राजनीतिक तटस्थता और राजनीतिक सक्रियता, ये अलग अलग 3 कविताएं हैं। और इन सब को पढ़ते और लिखते हुए कोरोना काल की बंदी में ही नहीं, जबकि हम 3 महीने से घरों में बंद हैं, यूँ भी निर्मल जी को पढ़ना और उनके साथ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा खंगालना कितना सुखद है। और मैं उसको सस्वर आपके लिए पढ़ रही हूँ, आपके साथ साझा करने की मेरी मंशा है, अपनी टिप्पणी के साथ हर कदम पर। अपनी टिप्पणी इसलिए क्योंकि मैं कुछ कहना चाहती हूँ इन मुद्दों पर। मैं इन बातों से बहुत ज़्यादा रूबरू हूँ। हम सबको बुलाया जाता है आंदोलनों में, और कुछ में हमने शिरकत की, कुछ में नहीं कर पाए। लेकिन अगर एक औसत चेक से कोई पूछे कि उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है, तो वह समाजवाद, स्वतंत्रता या समता की बात नहीं करेगा। हमें दूसरे लोग शांति से रहने, और शायद हमारी भी यही मंशा है, हमारे यहाँ शायद ये है कि हमारे अपने लोग, हमारी अपनी सरकार हमें शांति से रहने और काम करने दें। यह उसका उत्तर होगा, क्योंकि शांति ही एक ऐसी चीज़ है जो मध्य यूरोप के इस छोटे देश को हमेशा से भरमाती रही है। मुश्किल यह है कि बड़े राष्ट्रों की इस दुनिया में उनका यह तर्क, उनकी आकांक्षा इतनी छोटी, इतनी विनम्र होते हुए भी असंभव जान पड़ती है। प्राग आते ही सबसे पहले सामना करना पड़ा अंतहीन आतंकपूर्ण अफवाहों का। हवा में तनाव का इतना जोर था कि हम शुरू में ही कुछ बदहवास हो गए। सोवियत सेनाएं किसी भी समय, किसी भी घड़ी प्राग में दोबारा आ सकती हैं, सब लोग यही कहते थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, सिवाय इसके कि मैं भी उनके पुनरागमन की प्रतीक्षा करूं। इस नई तनातनी का कारण सिर्फ इतना था कि 3 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी के मैच में चेक टीम ने रूसी टीम को दूसरी बार हराया था। मैंने थोड़ा सा विराम इसलिए लिया कि स्पोर्ट्स अभी भी आंदोलित कर देता है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ही अगर कोई एक देश जीतता है, हारता है, तो उसको लेकर अपने लोग और पराये लोगों के बीच एक नई फसाद खड़ी हो जाती है, एक नया फसाद खड़ा हो जाता है, एक नई लड़ाई खड़ी हो जाती है, एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता है। ये पक्ष कहता है कि किसी ने पाकिस्तान के जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पटाखे के साथ नारे लगाए, और किसी ने कहा कि हिंदुस्तान के जीतने पर जब वो पटाखे चला रहे थे तो दूसरे लोगों ने मातम मनाया वगैरह वगैरह। ये सब अफवाहें भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ हम अफवाहों से रूबरू हैं कि खौफ में जीने का एक वातावरण है कि रूसी टैंक दोबारा आ रहे हैं वगैरह वगैरह चले जाने के बाद, और हमले की ओर बढ़ जाने की आशंका लगातार बनी हुई है। फिर भी दोनों के बीच मैच हुआ है और उसके जीतने से चेकोस्लोवाकिया के चेक टीम के रूस पर विजय प्राप्त करने से देखिए कि क्या हो रहा है, ये खतरा बढ़ गया है। स्पोर्ट्स कोरोना में अपने आप में खबर है। कितने इवेंट्स कैंसिल हुए और कितने के निरीक्षण परीक्षण के लिए, जैसे कल सौरव गांगुली की फ्लाइट में बैठी तस्वीर सुर्खियों में थी कि वो फलां जगह जा रहे हैं किसी अरब देश में क्रिकेट के पहले उसका मुआयना करें। तो स्पोर्ट्स किस तरह राजनीति से जुड़ता है, इस पर मेरी इसका ताना बाना बुनते हुए मेरी एक प्रेम कहानी है पूर्व पश्चिम के अंतर पर। फिलहाल वापस आइस हॉकी के परिणाम के बाद संस्कृति में। पिछले महीनों में सोवियत रूस के विरुद्ध समूचे देश में जो आक्रोश और घृणा की भावना जमा होती गई थी, इस जीत की खुशी में अचानक फूट पड़ी। एक साथ ही अनेकों शहरों में सोवियत विरोधी प्रदर्शन हुए। प्राग की दीवारों पर हर जगह 4-2 के अंक दिखाई देते थे। यह मैच का स्कोर था।
दीवारों पे लगा दिया। नारे ईजाद करने में चेक लोगों से पारंगत कोई दूसरी जाति नहीं। उनमें विनोद और व्यंग्य का अद्भुत सम्मिश्रण होता है और कविता अलग। अनेक दीवारों पर लिखा था, रूसी इसलिए हारे क्योंकि मैच में टैंकों का इस्तेमाल नहीं कर सके। क्या दिलचस्प बात है ना। एक दूसरा नारा जो बहुत लोकप्रिय बन गया, हर दीवार पर देखा जा सकता था, इदेते दोगु इवाने ताम चेकाई चिन्याने। इवान घर लौट जाओ, वहाँ चीनी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीनियों की बात आई है तो हम पर इस तरह से लागू होता है कि हमारे यहाँ चीनियों के साथ तनातनी बनी रहती है। चीन एक महान सभ्यता है। चीन ने अपने देश में एक अद्भुत क्रांति की जिसको हम जनसंख्या क्रांति के नाम से जानते हैं। बाकी उसका जो विकास का पैमाना है, बाकी जो उसकी विकास की यात्रा है, उसमें तियानमेन स्क्वायर भी है जहाँ लोगों के ऊपर टैंक चलाए गए और तमाम रिप्रेशंस हुए। लेकिन चीन ने एक क्रांति हासिल की और उसने कहा कि फोर्सिबली भी कि लोगों को एक संतान ही उत्पन्न करनी है, तो उस तरह की एक नीति हमें भी चाहिए। चीनी भाषा में महान साहित्य लिखा गया है। चीन अपने लोगों का अब भी दमन करता है। वो नोबेल पीस प्राइज़ विनर जो लास्ट चीन के थे, जो जेल में मर गए कैंसर से बेसिकली, उनको फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कोरोना की इस दोपहर में। और कोरोना से ही चीन आया, चीन ने उसको संभाल लिया और दुनिया बेहाल है। अमेरिका पहले नंबर पर बेहाल है, हम दूसरे नंबर पर बेहाल हैं। तो चीन के साथ सरहद पर इस कोरोना काल में भी तना और तनी हुई है, लेकिन फिर भी चीन हमारा प्यारा मित्र है। अलग से भी और निजी स्तर पर तो मेरे अनेकों चीनी मित्र हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ और जिनसे सीखना चाहिए न केवल जनसंख्या नियंत्रण बल्कि किस तरह उन्होंने लॉकडाउन किया। वुहान में लॉकडाउन का मतलब था वुहान में लॉकडाउन और उससे कहीं बाहर नहीं गई बीमारी। हमारे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना। और हम सब घर में, पूरा देश संक्रमित हो गया और अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। बहरहाल हम बात चेकोस्लोवाकिया में आइस हॉकी मैच में जीत की खुशी मनने की कर रहे हैं और जब रूसी टीम को चेक टीम हराती है तो वो ये कहते हैं कि तुम इसलिए हारे क्योंकि वहाँ टैंक है। यानी हम एक छोटे शांति प्रिय कुशल सक्षम देश हैं, हमें शांति से आगे बढ़ने दो, हमें शांति से अपने प्राग स्प्रिंग की क्रांति को करने दो और घर लौट जाओ। और चीनी जो डिक्टेटरशिप है, जो भी स्टालिनवादी मार्क्सवाद का रूप है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह चेक संस्कृति है जो संकट की घोर निराशा में घड़ियों में भी अपना हथियार खोज लेती है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, चेक जाति हमेशा हमारे लिए पराई, रहस्यमय और अभेद्य जान है। तो विदेशियों को समझने की एक खूबसूरत दृष्टि, एक ऐतिहासिक साहित्यिक खूबसूरत दृष्टि इस लेख में है। चैप्टर का टाइटल है अंधेरे के खिलाफ और ये प्राग स्प्रिंग के बाद निर्मल जी के वापस चेकोस्लोवाकिया लौटने की कथा है लंदन से और क्या कुछ नहीं देखने की। अन्य देशों से क्रांतिकारी छात्र, मार्क्सवादी, विद्रोही, बुद्धिजीवी प्राग आते हैं। सोवियत नेताओं, नए स्टालिनवादी नेताओं के विरुद्ध चेक लोगों का संघर्ष देखने। ये अपने आप में एक पर्यटन की चीज़ बन गई। रेजिस्टेंस ऑलवेज बिकम्स अ टूरिस्ट स्पॉट, है ना। वो जब गौरी लंकेश की हत्या हुई तो भी स्पेन के अखबारों में ये खबरें आई कि गौरी लंकेश को घर के सामने मारा गया। उससे पहले भी कई रैशनलिस्ट को मारा गया परंपरावादियों के द्वारा, जो संघ के अनेक परिवारों के लोग हैं और विदेशों में इसकी निंदा हुई। तो ऐसी चीज़ें अगर देश में हो तो विदेशों में सबसे पहले देखी जाती हैं और हमारे शशि थरूर जैसे नेता भी फ़ौरन ट्वीट करना शुरू करते हैं कि कितना एम्बैरेसिंग है कि विदेश में ये हो रहा है। अरे भाई, आप केरल से बाहर भी तो कुछ विकास की बात कीजिए।
अन्य देशों से क्रांतिकारी छात्र, मार्क्सवादी, विद्रोही, बुद्धिजीवी प्राग आते हैं। सोवियत नेताओं, नए स्टालिनवादी नेताओं के विरुद्ध चेक लोगों का संघर्ष देखने के लिए वे काफ़ी निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं जब देखते हैं कि संघर्ष के कोई निशान नहीं। बड़ी महीन बात है दोस्तों। लोग पुलों पर खड़े होकर धूप सेंकते हैं, बियर पब खचाखच भरी रहती है। औरतें सब्जियों की दुकानों के आगे लाइन में खड़ी हैं। हर जगह शांति है, कोई हलचल नहीं, कोई हंगामा नहीं। चेक और प्राग में होने वाली क्रांति को देखने के लिए अभी अब लोग आ रहे हैं और उन्हें वो हिंसा नहीं मिलती, उन्हें आम जीवन मिलता है। इसमें रूस की भी थोड़ी सी तारीफ है, वो हॉकी खेल रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात कि रेजिस्टेंस और ख़राब बातें हमेशा टूरिस्ट स्पॉट बनती हैं, लेकिन हम एक ग्लोबल समय में हैं और इस ग्लोबल समय में दूसरे देशों की खबरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे यह चीज़ अखरती है। मैं खींच कर अपने चेक मित्रों से कहता हूँ कि अगर वे इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। वे मेरी ओर देखते हैं, फिर हंसने लगते हैं। हाँ, सचमुच वे हंसते हैं। तुम सोचते हो अगर हम कुछ कर सकते हैं, वे बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर हम एक भी प्रदर्शन, एक भी हड़ताल करेंगे तो उन्हें यह मौका मिल जाएगा कि वे कह सकें कि चेकोस्लोवाकिया में क्रांति विरोधी शक्तियों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। वे कहेंगे कि दुबचेक में इतनी शक्ति नहीं कि देश में शांति और व्यवस्था कायम रख सकें, और फिर उन्हें अवसर मिल जाएगा कि दुबचेक तथा दूसरे लोकप्रिय नेताओं को बाहर निकाल सकें। वे किसी भी समय बाहर निकाले जा सकते हैं, किसी भी समय जेलें भरी जा सकती हैं, किसी भी समय जेलें भरी जा सकती हैं, किसी भी समय। तो दोस्तों, ये है एक शांतिपूर्ण तरीका आक्रमण से निपटने का, और इसको पढ़ना कितना दिलचस्प है। जेलों के भरने की तैयारी हमारे देश में हो रही है। बिल्कुल अलग संदर्भ है, बिल्कुल अलग संदर्भ यहाँ, लेकिन जेल हमेशा से आतताइयों का हथियार है और उनके इस्तेमाल को तैयार बैठी है जो रूसी सत्ता, उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं। वे शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते हुए, जिसका मतलब आतताई को स्वीकार कर लेना नहीं है। लेकिन क्यूबा में सिर्फ चंद लोगों ने ही क्रांति की थी, और वियतनाम, बर्ट्रैंड रसल के अमेरिकी सेक्रेटरी मिस्टर शर्मान कहते हैं उन्हें चेक लोगों के तर्क समझ में नहीं आते। लेकिन हम क्यूबा नहीं हैं, हम यूरोप के बीच में हैं। तो दोस्तों, ये चेक तरीका है अपनी हस्ती को समझने का, उसे परिभाषित करके दुनिया के डिप्लोमैट्स को भी बताने का। और आज इसको पढ़ना ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यूरोप के एकमात्र ऐसे देश में जहाँ सबसे लंबी डिक्टेटरशिप की खिलाफत हो रही है, कहाँ? बेलारूस में, जहाँ अभी इलेक्शन हुए, 9 अगस्त को परिणाम घोषित हुए, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार ने दोबारा जीत घोषित की, और स्वेतलाना नाम है विपक्ष की जो नेता है उनका, वो भाग कर लिथुआनिया गई, और भी कुछ महिला नेताएं हैं जिनके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं। उन्हें देश से बाहर निकाला जा रहा है, लिटरली बाहर फेंका जा रहा है। एक म्यूजिशियन नेता जिनके साथ की कल की खबर सुर्खियों में है कि किस तरह से उनको जबरन बस में अपने साथियों के साथ बैठाया गया, फिर वहाँ से गाड़ी में और यूक्रेन भेजा गया। ये जेलों को न भरकर उनको केवल देश निकाला दे देने की साजिश, और वो कार से कूदी, पासपोर्ट फाड़ा, और उसके बाद से वो गायब है। वो कहाँ है पता नहीं। ये कविता का विषय है। और भी कुछ नेता, वो दरअसल एक म्यूजिशियन है। स्वेतलाना एक स्कूल टीचर हैं, उनके पति राजनेता थे और गिरफ्तार हुए और शायद अब जेल में हैं। इसी तरह से दूसरे लोगों की पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस थी उनको रौंदा गया। तो यूरोप में फ़िलहाल ये हो रहा है। मेरे लिए इतिहास की छात्रा होने के कारण यह बहुत ही दिलचस्प क्रांति है जो बेलारूस में फ़िलहाल हो रही है। पुतिन ने भी कहा है कुछ, और
लुकाशेंको नेटो को जवाब दे चुके हैं, दुनिया भर को संबोधित कर चुके हैं कि नहीं, नेटो की सेनाएं यहाँ नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप में शांति स्थापित करने में यूगोस्लोवाकिया की लड़ाई के समय से ही बहुत ज़्यादा कारगर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी भूमिका रही है, तो उसकी चर्चा भी हो रही है। आशा करें कि ये क्रांति शांतिपूर्वक हो जाए। यूरोप के मेरे कवि मित्र, एक का मैं नाम लेना चाहूँगी, मिर्सिया दानदूता, मैं ऐसे ही उन्हें बुलाती हूँ, डैनियल शायद उनका पहला नाम है, मिर्सिया, और हो सकता है कि मैं मिसप्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो अपने मित्रों के साथ, वो लोग जो रोमानिया में रहते हैं, वो दस्तखत कर रहे हैं। एक बार फिर बेलारूस में लोकतंत्र की शांतिपूर्ण स्थापना के लिए आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं फिलहाल यहाँ विराम देती हूँ यहीं पे कि चेक लोगों को ये ज्ञात है कि किसी भी समय जेलें भरी जा सकती हैं। जेलें हमेशा से राजनीतिक हथकंडा और हथियार रही है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे खुद इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन के गलत चार्जेस पे डिटेन किया गया, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि अब ये बदला हुआ समय है और बेलारूस में कुछ को जेल, कुछ को सीधा देश निकाला, लिटरली देश निकाला, ताकि वो जेलों में रहेंगे तो क्रांति और विस्फोटित होगी और पता नहीं क्या रूप है। तो यहाँ विराम देती हूँ। अंधेरे के खिलाफ को आगे भी पढ़ते रहेंगे। रोज़ाना की खबरों के साथ इसको पढ़ना कितना दिलचस्प है ना। अपने देश की भी खबरें और विदेश की भी खबरों के साथ लंबा एक चैप्टर है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन। मुझे लगता है कि हिंदी में ऐसा लेखक बहुत कम हुआ है जिसने इतनी खूबसूरत शानदार यात्राएँ करवाई हैं। कुछ और लोग हैं और आशा है कि मैं औरों से भी आपको मिल पाऊँगी। फिलहाल सुनने के लिए मुझे धन्यवाद दोस्तों। मैं एम्बियंस के शोर के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आशा है कि आपको